So good morning student, here again I am with the new video of the same chapter Lost Spring. We are going to continue the remaining part of this chapter, or the second part again we are restarting that one. Okay. मैं अब ज़्यादा फ्लैशबैक में नहीं बताऊंगी कि मुकेश नाम का एक बॉय था, उसकी स्टोरी हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। जो एनी हैं, उनके जो इस राइटर हैं, उनके साथ में उनका कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी चल रहा था। उसके आगे की बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि आई होप कि आपने टेक्स्ट पढ़ी होंगी, है ना। द गॉड गिवन लाइनेज। तो गॉड गिवन लाइनेज का मतलब क्या होता है? गॉड गिवन लाइनेज बोलते हैं ना, भगवान हर व्यक्ति को कोई ना कोई कला दे करके ज़रूर भेजता है, एक ना एक क्वालिटी उसमें ज़रूर रहती है। हर पर्सन में एक क्वालिटी ज़रूर होती है जिससे वो अपना जीवन गुजार सके, है ना। तो यहाँ पर भी मुकेश के जो फादर हैं उनको भी एक लाइनेज था उनके पास में भी, जिससे वो अपनी ज़िंदगी या अपना जीवन यापन कर सकते थे। मुकेश फादर हैड टॉयल्ड हार्ड ऑल हिज लाइफ। उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत हार्डशिप करी थी। टॉयल्ड मतलब होता है हार्डशिप करना, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले वो टेलर का काम करते थे, एंड देन एज ए बैंगल मेकर। स्टिल द पुअर फेलो poor fellow has been unable to renovate his house sent his two sons to school। तो जब वो टेलर थे तो उन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन उनका गुजारा उस पर नहीं हो पाता था, और उसके बाद में वो इस बात के लिए मतलब स्कूल ना भेज पाने का उनके मन में एक पछतावा, गिल्ट भी था कि मेरे बच्चों को मैं स्कूल नहीं भेज पा रहा हूँ। फिर उन्होंने अपने जो प्रोफेशन था उसको चेंज कर लिया, और वो भी बैंगल मेकिंग ही करने लगे, बनाने लगे, जो कि उनका पहले से ही मतलब उनके जो घर वाले जो लोग थे, पहले उनके जो पूर्वज थे, वो यही काम किया करते थे। तो उन्होंने अपना घर को रिनोवेट करवाना था और अपने दो बच्चों को स्कूल भी भेजना था कि मैं भेज नहीं पाता हूँ। इसकी वजह से उनके मन में ये गिल्ट था, तो उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया। All he could manage to do so was to teach them what he knows about the art of bengal making। और इन्होंने इसलिए भी ये किया था कि पहले तो वो टेलर का काम करते थे, अब उनको बैंगल मेकिंग भी आता था, मतलब पहले से उनको ये भी बनाना आता था, बैंगल कैसे बनाई जाती है उसका काम उन्होंने अपने घर पे देख रखा था। तो ये स्किल अपने बच्चों को सिखाने के लिए उन्होंने ये भी प्रोफेशन स्टार्ट किया, है ना। मुकेश grandmother has seen her husband go blind with the dust from polishing the glass bengal। और जो उनकी माता जी थी, है ना, जो मुकेश की जो दादी जी थी और उसके फादर की जो मम्मा थी, उन्होंने अपने हस्बैंड को कांच का जो फैक्ट्री था, मतलब ग्लास मेकिंग फैक्ट्री में काम करते हुए देखा था कि वो काम करते हुए ग्लास के ऊपर जो पॉलिश होता है, उस पॉलिश के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। मतलब उन्होंने अपने सामने अपने हस्बैंड को, मतलब उनके दादाजी को अंधा होते हुए देखा था कि उसकी जो डस्ट उड़ती है जब पॉलिशिंग वगैरह होता है उसके ऊपर, उससे वो अंधे हो चुके थे उसके दादाजी। शी बिलीव्स इन डेस्टिनी, और वो किस पे विश्वास करती थी कि जो उनकी किस्मत में होगा वही उनको मिल जाएगा। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन। क्या जो भगवान ने हमारे लेख लिख दिया है वो कभी बदल सकता है? क्या वो टूट सकता है या वो छूट सकता है किसी भी तरह से? शी इम्प्लाइज born in the caste of the bengal makers, they have seen nothing but bangles of various colors। और जो जिस जगह वो लोग थे, और अगर वो बैंगल मेकिंग ही उनकी किस्मत है या बैंगल मेकर ही वो पैदा हुए हैं, उस कास्ट में वो पैदा हुए हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में और कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ कांच की चूड़ियाँ ही देखी, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि वो ये मानते थे कि हमारी तो किस्मत ही है, हम तो दुनिया में आए ही सिर्फ बैंगल बनाने के लिए हैं। लॉस्ट स्प्रिंग। अब जो यहाँ पर स्टोरी है वो डायरेक्टली पॉइंट पे जो स्ट्राइक कर रहा है कि इन डार्क
Hutmans. Next, two lines of the flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their father and the mother welding pieces of colored glass into सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। अब वो लोग क्या करते हैं, पूरा परिवार जो है घर में जितने भी उनके बच्चे होते हैं, मतलब मुकेश है, मुकेश के भाई बहन जो भी होंगे उसके घर में, उसकी जो मम्मा होगी, उसके फादर होंगे, उसकी दादी होगी, ऐसे सब के सब लोग बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, वो जो कांच के गोले रहते हैं, जो सेमी सर्कल रहता है, उनको क्या करते हैं, जोड़ने में लगते हैं ताकि जो बैंगल है उसका शेप पूरा हो जाए। और बिल्कुल ऑयल के लैंप जलते रहते हैं, उनके घर में लाइट नहीं होती है, बहुत ही डिम लाइट रहती है, उसी चिमनी की रोशनी में वो बैठ कर के बैंगल बनाते हैं। वो जो लाइट है वो इतना डिम रहता है कि उनको ढंग से नज़र भी नहीं आता है। सभी के सभी फादर हो, मदर हो, चिल्ड्रन हो, सब बैठ जाएंगे और वो बस कांच की चूड़ियों को जोड़ते रहेंगे, सर्कल बनाते रहेंगे। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, और उनकी आँखों को उस डार्कनेस की आदत पड़ चुकी, मतलब उसी में एडजस्ट कर लेते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं कि अपने हाथों थोड़ी देर लाइट चली जाए, ये जो काम कर रहे हैं वो रख देते हैं, लाइट आएगी जब करेंगे। लेकिन वो लोग को एडजस्ट हो गए, मतलब वो उनका जीवन इसी टाइप का हो गया कि हम तो इसी के साथ में रह लेंगे। Then to the light outside, they often end up losing their eyesight before they became adult। और कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो पूरे ढंग, मतलब एडल्ट होने तक के उनकी आँखों की रोशनी ही चली जाती है ना। द ऑथर नोटिस अ यंग गर्ल, अब ऑथर ने एक यंग गर्ल को देखा जिसका नाम सविता था। इन ए डार्क पिंक ड्रेस, उसने डार्क पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। सिटिंग बिसाइड एन एल्डरली वीमेन हेल्पिंग इन मेकिंग बैंगल्स, जो कि एक बूढ़ी औरत के पास में बैठी हुई थी। ये जो लड़की है सविता नाम की, ये उनके घर की बहू थी, ये उनके घर की बहू थी जो कि अपनी दादी सास के पास में बैठ करके बैंगल बना रही थी। हर हैंड्स मूव लाइक ए मशीन, और उसके हाथ कैसे चल रहे थे, जैसे कोई मशीन काम कर रही हो, इतनी तेज़ी से उसके हाथ चल रहे थे, ऐसा ऑथर ने उनके घर पे नोटिस किया। एनी वंडर इफ शी अंडरस्टैंड द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स फॉर द इंडियन वीमेन, तो वो एनी को ये सोच करके बहुत अजीब सा लगता है कि क्या इंडियन वुमेन्स को वाकई में इतनी ज़्यादा नीड है कि वो इसकी बैंगल के बिना या कांच की बैंगल के बिना रह नहीं सकते हैं। सो ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द इन फ्लैशबैक, वो अपने माइंड में, उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि वो ये सब सोच रही थी जो एनी थी, कि इंडियन वुमेन के लिए किस चीज़ की कमी पड़ रही है, जो इन लोगों को दिन रात काम करना पड़ रहा है, बैंगल बनानी पड़ रही हैं कांच की। द सैड आयरनी विल सडनली ड्रॉन अप अपॉन हर, और उत्ते में ये बहुत ही आयरनिकल टोन यूज़ करिए यहाँ पे एनी ने, कि क्या वाकई में इतनी कमी पड़ रही है औरतों को प्रिपेयर होने की या रेडी होने की, या उनको अपने आप को ये दिखाने की कि बिना कांच के बैंगल के हमारी लाइफ नहीं है। तो ये एक टाइप का आयरनिकल टोन उसने यूज़ किया है यहाँ पर। शी विल बिकम अ ब्राइड लाइक द ओल्ड वीमेन सिटिंग बिसाइड हर, और वो वहीं पर सोच रही है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब ये भी, वो जो यंग लेडी है जो काम कर रही थी वहाँ पर, वो भी एक दिन इसी, मतलब ओल्ड वीमेन में टर्न हो जाएगी, उसी की जगह में, मतलब उसका पूरा लाइफ जो है वो निकल जाएगा और वो यहीं पर बूढ़ी हो जाएगी ये काम करते करते, मतलब एक दिन वो इसकी जगह पे बैठेगी और उसकी जगह पे कोई और आएगा। In a voice drained of joy, the old lady tells the author that she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime। अब वहाँ पर बैठे बैठे वो जो बूढ़ी औरत जो है वो क्या बोलती है ऑथर को कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मतलब अपनी पूरी लाइफ टाइम पे एक भी समय, मतलब बहुत एक टाइम भी मैंने फुल पेट, मतलब पेट भर करके खाना कभी एंजॉय नहीं किया होगा। मतलब दिन रात काम करने के बाद में भी गरीबी इतनी है कि वो जो औरत है, बूढ़ी औरत, वो बोलती है
कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक समय का भर पेट खाना अच्छे से नहीं खाया। सो दिस वॉज द मिजरी, कि ये एक इतनी मिजरेबल कंडीशन थी जिससे ऑथर को बहुत ज़्यादा मतलब फील होता है कि पुअर्टी और ये जो बैंगल मेकिंग का वर्क है इन लोग पूरी लाइफ अपनी उसी में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को कुछ नहीं मिलता है ना। सो डेयरिंग नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, है ना। यहाँ पर आगे बता रहा है, जो चैप्टर है वो अब आगे मूव होगा। वन वंडर्स इफ मुकेश फादर हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड टू अचीव इन देयर लाइफ टाइम, जो कि मुकेश के फादर ने टेलरिंग का वर्क छोड़ करके बैंगल मेकिंग का काम चालू किया था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी, वही मत करिए, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, क्योंकि जो अदर बैंगल मेकर हैं उनकी कंडीशन तो इसी में ख़राब होती है कि उनको उनके छत ही नहीं मिलती उनके घर पे, मतलब इतने टूटे फूटे घर रहते हैं उनके कि उनको अपने घर भी नहीं मिलता है कि वो अपने घर को रिनोवेट वगैरह भी करवा सकें। तो कम से कम मुकेश के फादर ने इतना तो अचीव किया था कि उन्होंने अपना घर बना लिया, है ना। तो जो कि दूसरों ने तो ये भी नहीं कर सका। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, वहाँ पर पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, कैन बी हर्ड इन एवरी हाउस होल्ड ऑफ फिरोज़ाबाद। नथिंग हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि फिरोज़ाबाद में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी फैमिली हैं, वो किस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, वो इस बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन से सफ़र कर रही है। मतलब जो उनका बिजनेस उन्होंने ऑप्ट कर रखा है, वहाँ पर कई जनरेशन टू जनरेशन कोई भी चेंज नहीं आया है उनकी लाइफ में। पैसा तो होगा, भले पैसा तो कमा ही रहे होंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो, लेकिन उनकी लाइफ में चेंज नहीं है, उनकी लाइफ में किसी टाइप का बदलाव नहीं है, उन्होंने कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं किया है अपनी लाइफ में। समस्या ये थी वहाँ की। ईयर्स ऑफ द हार्डशिप हैव किल्ड ऑल होप्स एंड ड्रीम। और कई सालों की ये जो उनकी मेहनत होती है, टेबल हिल रहा है भाई, जो उनकी मेहनत होती है उससे उनके सारे सपने और जो सारी आशाएं होती हैं वो सब बिखर जाती हैं, सब क्या जो होती हैं वैनिश, मर जाती हैं। उनके सारे ड्रीम्स, उनकी सारी आशाएं किल्ड हो जाती हैं इस प्रोफेशन को कंटिन्यू रखने के चक्कर में। द ऑथर asked a group of the young men to organize themselves in a cooperative। तो ऑथर जागती है और कुछ यंग मैन जो बैठे रहते हैं उनको बोलती है कि आप कोई अच्छा सा कोऑपरेटिव क्यों नहीं खोल लेते हैं, मतलब एक टाइप सभी को यूनाइट हो जाएं, सब मिल कर के काम करें, तो सब मिल कर के अचीव करेंगे। एक कंपनी टाइप का कॉरपोरेट्स आपने सुन चुके होंगे, कोऑपरेटिव वर्क या कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, वो उनको खोलने का सजेशन देती हैं। शी learns the horrific truth that even if they got organized, they are taken to jail for doing something illegal or are beaten up। तो उसको जान करके ये जब उनका रिप्लाई आता है तो वो रिप्लाई में क्या बोलते हैं, तो ऑथर बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है कि यदि हम सब कोई इकट्ठे होकर के, ऑर्गेनाइज होकर के एक साथ काम करेंगे तो हमें जेल हो जाएगी, हमें सबको वहाँ पे ले जाके मारा जाएगा। तो ये ऐसा उनका मतलब उनकी सोच इस टाइप की थी। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनका कोई लीडर नहीं था, सभी के सभी क्या हैं कि अपने छोटा मोटा गुजारा कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कि वहाँ पे उसमें किसी भी पर्सन में इतनी क्वालिटी नहीं थी कि उन सबको वो बाकी लोगों को लीड कर सके। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम देयर। द ऑथर फाइंड्स टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड इन फिरोज़ाबाद। उसने वहाँ पे दो तरीके की दुनिया देखी। वन इज ऑफ द एक्सप्लॉइटेड फैमिली कॉट इन अ vortex of poverty and the stigma of the caste in which they were born। कि एक तो कास्ट सिस्टम की हम तो इस जाति में ही पैदा हुए हैं तो हमको बंगाली बनाना है ये। दूसरा वहाँ पे क्या था कि जो लोग थे वो एक्सप्लॉइटेड थे, मतलब उन लोगों को गुमराह किया जा रहा था। तो ये ऐसी प्रॉब्लम थी फिरोज़ाबाद के। द अदर इज़ अ विशिशियस सर्कल ऑफ दोज हु एक्सप्लॉइट देम। और वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं कि
जो दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब दूसरों का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ऐसे भी लोग थे वहाँ पे। द शकुलार्स, ये वहाँ का मतलब कोई पर्टिकुलर वर्ड है, इसको इटालिक में लिखा गया है ये वर्ड, SAHUKAR, साहूकार लिखा हुआ है, सॉरी साहूकार, द मिडिल मैन। अब ये जो साहूकार हैं ये वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब ये नहीं चाहते हैं, ये साहूकार जो होते हैं, ऑलरेडी जो वर्ड हैं आप उससे अवेयर हैं, जो साहूकार होते हैं उनके पास में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेल्थ होता है, तो वो जो उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट लोग जो काम कर रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर ये लोग अच्छा काम करने लग गए या ये लोग ने कहीं पर ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ली तो ये जो साहूकार है इनका तो पूरा बोनी बट्टा बंद हो जाएगा, है ना, इनका तो पूरा बिजनेस ही खराब हो जाएगा। तो ये जो मिडिल मैन है, पॉलिटिशियंस हैं, लॉ मेकर हैं, पुलिसमैन हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब वहाँ के जो बड़े बड़े वेल्दी लोग हैं, तो ये सब उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फिरोज़ाबाद में सिर्फ ऐसे ही लोग हैं बैंगल मेकर के मेकिंग वाले या उनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, वहाँ पढ़े लिखे लोग भी हैं जो उन लोगों को आगे नहीं आने देते हैं। तो इस टाइप के दो तरीके के वर्ल्ड वहाँ पे देखती हैं एनीज। दीज हैव created such a beaten that a child accepts this as naturally, कि वहाँ के जो बच्चे हैं इसी को नेचुरली कि नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि हमको तो यही काम करना है बैंगल मेकिंग का, तो वहाँ के जो जनरेशन है, जो स्मॉलीज होते हैं, वो लोग यही मान लेते हैं कि हम तो यही करेंगे। एज इट्स फादर डिड, टू डू समथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, और यदि कुछ दूसरा करना है इसका मतलब आप में क्या चाहिए, डेयरिंग चाहिए, आप में इतना साहस करना चाहिए। एंड डेयरिंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और डेयरिंग का ये मतलब नहीं है कि आप ग्रो कर रहे हैं। अगर आपने ग्रो कर लिया, मान लो सिर्फ बैंगल मेकिंग करके या आपने पैसा कमा लिया, इसका ये मतलब नहीं कि आपने ग्रो कर लिया। यहाँ पे आपको उसके साथ में भी क्या चाहिएगी, डेयरिंग चाहिए, मतलब आप में इतना साहस चाहिएगा कि आप उससे ऊपर उठ करके आ सके। अ रे ऑफ होप। अब ये जो लास्ट लाइनें हैं जो मैं आपको चैप्टर ख़त्म कर रही हूँ यहाँ पे, द ऑथर इज़ फिल्ड विथ जॉय, जब वो मुकेश नाम के बॉय से मिलती है जिसकी एक डिफरेंट सोच होती है, एक डिफरेंट एटीट्यूड रहता है उस बॉय का, जब उससे मिलती है तो उसे लगता है कि नहीं, यहाँ पर कोई तो है जो आशा की एक किरण के रूप में प्रेजेंट है। द बॉय इज़ फिल्ड विथ होप, ही ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ मोटर मैकेनिक, इज स्टिल अलाइव इन हिज आइज, और जो कि उस बच्चे से जब मुकेश से वो बात करती हैं तो उसे ऐसा लगता है कि वो बच्चा उससे बताता है बात करके कि वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तब ऑथर को बिलीव होता है कि नहीं, यहाँ पर अभी भी जो लोग हैं उनकी आंखों में सपने हैं, है ना, जो सपने क्या हैं कि वो सपने जिंदा हैं। और वो सपना क्या था, मुकेश का सपना था कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही इज़ विलिंग टू डेयर, और वो ऐसा मतलब वह इतना साहस जुटा पा रहा था कि वो कर लेगा, वो अपने सपने को साकार कर लगेगा। तो एनी उससे पूछती हैं, मुकेश इफ़ यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अप प्लेन, क्या तुम ये भी सपना देख सकते हो कि तुम एक प्लेन उड़ा सको, है ना। एनी उसे ऐसा बोलती है। मुकेश रिप्लाइज इन नेगेटिव, और मुकेश क्या करता है, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार, कि नहीं मैं तो कार के ही सपने देख सकता हूँ। एज फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, क्योंकि यहाँ से तो कुछ ही प्लेन्स उड़ते हैं, फिरोज़ाबाद में प्लेन नहीं उड़ते हैं, इसलिए मैं तो मोटर मैकेनिक का ही सपना देखूंगा। इन दिस वे द चैप्टर गेट ओवर। आई होप यू हैव लिसन द चैप्टर अटेंटिवली, सो गो थ्रू द टेक्स्ट। इट्स माई again and again request, until and unless by yourself you will not read the chapter, you will not come up with all these things. Thank you. Keep learning, keep growing.